के पास 2 कर्मचारी काम करते थे, जिनमें एक थे चाचा, उनको चाचा बुलाया करते थे भगत सिंह जी, चतर सिंह जी, और एक सफाई कर्मचारी थे जो, क्योंकि वो कोठरी के अंदर बंद थे, लैट्रिन वगैरह सब अंदर करते थे, तो सफाई कर्मचारी हर रोज आया करते थे और वो सफाई करके ले जाया करते थे। तो जब वो कोठरी के अंदर आते थे, भगत सिंह जी उनको बेबे कहते थे, सफाई कर्मचारी को बेबे, मेरी बेबे आ गई, बेबे, बेबे यानी माता जी। वो अक्सर पूछते थे कि आप मुझे बेबे क्यों कहते हो, मैं आपकी बेबे कैसे हूं। जब सजा हो चुकी थी तो भगत सिंह जी ने जवाब दिया कि आप मेरी बेबे हो, और इसलिए मेरी बेबे हो कि मेरी लैट्रिन जो उठाई है या तो मेरी माँ ने उठाई है, और दूसरा बंदर आप है जिन्होंने मेरी लैट्रिन उठाई है, इसलिए मैं आपको बेबे कहता हूं। और मेरी एक इच्छा है, मैं आपके हाथ से रोटी खाना चाहता हूं। आप अपने घर से रोटी लेकर के आए, मैं आपके हाथ से रोटी खाना चाहता हूं। वो सफाई कर्मचारी, उस समय के विचार कुछ अलग थे, वो रोने लगा कि आप मुझे ऐसा क्यों कहते हो, मैं, मेरी जाति, मेरी बिरादरी उस स्तर की नहीं है कि मैं आपको खाना खिला सकूं, लोग मुझे मार देंगे। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि ये मेरी अंतिम इच्छा के जैसी है, आपको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। और ये भी एक बड़े दुख से की बात रही कि जब वो रोटी लेकर के आया तब तक फांसी हो चुकी। और दूसरी बात, चाचा चतर सिंह जी की है, जब भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी, अंतिम दिन, अंतिम रात्रि पहुंच गई, भगत सिंह जी बैठे हुए हैं अपने उसमें, तो आए उनके पास, उन्होंने कहा कि बेटा अंतिम समय आ चुका है, थोड़ा वाहिगुरु का नाम लें, पूजा पाठ कर लें। लेकिन भगत सिंह जी ने कहा कि मैं एक क्रांतिकारी हूं, क्रांतिकारी की तरह रहा हूं, और जो मैंने जीवन भर सोचा है, समझा है, उसी के अनुसार मेरा अंतिम समय होना चाहिए। और अपने अंतिम समय उन्होंने वाहिगुरु का पाठ ना करके, बल्कि एक शहीद की, एक क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ी, और उसके बाद वो फांसी पर चढ़े। भगत सिंह जी ने अपने एक समय आकर के अपना घर छोड़ा। घर क्यों छोड़ा, उसका कारण उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। उन्हीं के शब्दों में मैं आपको भगत सिंह की वो बात सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। और घर छोड़ने के बाद फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं उस पत्र को सुनने के बाद कि वास्तव में भगत सिंह जी क्या थे। भगत सिंह जी उन्होंने अपने पिता के नाम पत्र लिखा था। उन्होंने 1923 में पत्र लिखा था ये, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कृपया सुने। भगत सिंह जी का पत्र, घर को अलविदा। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद ए अला अर्थात एक बड़ा उद्देश्य यानी आज़ादी ए हिंद के असूल के लिए दान हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और सांसारिक इच्छाएं अब बायसे कशिश यानी आकर्षक नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे देश की सेवा के लिए दान कर दिया गया है या समर्पित कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। धन्यवाद। ये
भगत सिंह जी का पत्र था अपने पिताजी के नाम, और उसमें जो बात उन्होंने कही है, एक मुख्य बात जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि जब उनका जन्म हुआ, उस जन्म के समय ही जो उनका नाम रखा गया था भागोवाला, उनकी माता जी ने, दादी जी ने नाम रखा था भागोवाला। पिताजी चाचा जी जो छूट के आए थे जेल से, तो वो भागोवाला एक प्रकार से परिवार के लिए सौभाग्यशाली था। लेकिन इस प्रकार की भी चर्चा थी, इसको देश के नाम दे दिया जाए इस बेटे को, और वो बात कहीं ना कहीं बचपन में भगत सिंह ने सुनी थी, और अपनी उस बात के ऊपर वो अंतिम समय तक अडिग रहे। तो ये हम देख सकते हैं कि भगत सिंह जी क्या थे, वो कैसे सोचते थे, फांसी तक कैसे पहुंचे। उनके दादाजी आर्य समाजी थे, आर्य समाज की शिक्षा उन्होंने दी है शुरू में, लेकिन वहां से निकलकर वो बहुत आगे बढ़े और इनकलाब तक उनकी जो यात्रा रही वो पूरी परवान, वहां तक उनकी वो यात्रा हम देखते हैं। तो एक प्रकार से भगत सिंह एक थ्योरी का नाम है, एक विचार का नाम है। जितना उनको पढ़ा जाएगा उतना उनको समझा जाएगा। शायद देश में भगत सिंह को नहीं पढ़ाया गया, शिक्षा से दूर रखा गया, शिक्षा की व्यवस्था से उनको दूर रखा। देश उनके बारे में बहुत कम जानता है। आज मैं एक अध्यापक के नाते ये मांग भी करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि भगत सिंह को पाठ्यक्रम में और ज्यादा गहराई से पढ़ाया जाए, ताकि ये देश सोचे कि भगत सिंह जी कौन थे, और उनके बारे में जो आजकल समाज में गुमराह किया जा रहा है कि भगत सिंह कौन थे, क्या सोचते थे, उस गुमराह में आम नागरिक देश में गुमराह दिवस पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति, आज इस आयोजन में मैं समझता हूं आप लोगों ने खूब कोशिश करके इसको एक शानदार आयोजन का रूप दिया, और मैं समझता हूं यहाँ वक्ताओं की संख्या ज्यादा होने के बजाय इसको अगर हम बुद्धिजीवियों के संसर्ग में बैठकर कुछ सेमिनार का रूप देते, भगत सिंह जी के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में डिटेल में हमें पता होता, शायद वो ज्यादा कारगर होता। और मेरा यहाँ बोलना भी कोई ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अगर उस लाइन पे बोलूंगा तो टाइम इतना लग जाएगा। फिर आप जैसे हमारे किसान आंदोलन के अंदर दोपहर को लंगर खा के खाने के बाद पिछले पहर जो है ना लोग कम बचते थे, तो चाय पीने के बाद भी कम ही लोग ना बचे, इसलिए मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा। एक बात जरूर है, जब हम शुरुआत करते हैं किसी बात की, तो एक सामान्य नागरिक की तरह किसी संस्था में शामिल होते हैं तो सामान्य नागरिक की तरह व्यवहार होता, हमारा नॉलेज नहीं होता। हम जब ट्रेड यूनियन में आए थे, सर्व कर्मचारी संघ में काम करना शुरू करा, सबसे पहली लड़ाई थी भाई कच्चे पक्के करो, और मुख्य रूप से क्या था कि चौथा वेतन आयोग लागू करो, और अपने मनमाया धारणा थी ये घूमे करा चारों तरफ, बस जब चौथा वेतन आयोग लागू हो गया फिर तो समस्या खत्म है सारी, यह धारणा थी हमारी। लेकिन हम कितने बेवकूफ थे, कोई नॉलेज नहीं था दुनियादारी का, ट्रेड यूनियन का, सरकार है, समाज चलता कैसे है, किस प्रकार की बड़ी तीखी टेढ़ी बुनकर है समाज की, कितने इसमें शोषणकारी है, उनका किस तरह का काम करने का तरीका है, कैसे वो समाज को बांटते हैं, हमारा छीनते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। तो ये सारी उम्र सीखता है, और वो सीखने की प्रक्रिया हमारे जो शहीद है, ये नौजवान थे, इन्होंने भी शुरुआत किया था। हालांकि भगत सिंह का जो एक स्थान है दुनिया के शहीदों में, विचारकों में, उसका तो खैर हम कहाँ पा सकते भी नहीं है, उसके नजदीक भी हम नहीं ठहरते। इतने कम उम्र में इतने लेख लिखना, इतने गहराई की बातें करना, और इतनी डेडिकेशन से आजादी की लड़ाई लड़ना एक बेमिसाल है। अगर मैं को आजादी में तुलना नहीं होती किसी की, लेकिन दुनिया में काम के लिहाज से, कुर्बानी के जज्बे के लिहाज से चे गुवेरा और भगत सिंह बराबर खड़े होते हैं। चे गुवेरा के बारे में जानते नहीं ज्यादातर लोग,
जो दूसरे देशों की आजादी के लिए भी कुर्बान हुआ है, CIA ने उन्हें टुकड़े करके मारे रखे थे, बल्कि हाथ बाजू भी इकट्ठे काफी साल तक संभाल कर रखे। अमेरिका वाला कभी कोई हो ही ना मारा गया, वो नहीं हुई। तो उनका भी कहना यह था कि भाई मैं जब शमशान में जाता हूं तो उन लोगों की कब्रें देखता हूं जो संघर्ष में इसलिए नहीं आए कि कहीं मरमरा न जा। तो हमें निर्भीक होकर के, बेदौड़ होकर के जो वो रास्ता दिखा कर गए। दो बातें, पहले HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहला नाम था पार्टी का उनकी। रिपब्लिकन मतलब ऐसा होगा जो वोट का राज कह लो, या इस प्रकार का हमारा राज होगा। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सीखा, पढ़ा, तजुर्बा करा, अपनी पार्टी का नाम जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करी, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा उन्होंने, उनको पता था कि अगर देश आजाद होने के बाद भी अगर सोशलिस्ट मूवमेंट मजबूत न हुआ, अगर परिवर्तन न हुआ जो वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए, तो आजादी मिलेगी लेकिन कायम नहीं रहेगी ज्यादा। और वो हम देख रहे हैं जो लाभ आप लोगों ने लिए, हमारे बुजुर्गों ने लड़कर के आजादी के बाद शिक्षा का सरकारीकरण, गांव-गांव में स्कूल खुलवाना, मुफ्त शिक्षा अस्पताल खुलवाना, ऐसे दौर में खुले। साथियों, आप सब गवाह उस बात के, जब हमारा देश गरीब था, जीरो से उठने वाला था, उठ रहा था जीरो से आजादी के बाद, तब सरकारों ने अस्पताल भी बनाए, स्कूल भी बनाए, सड़कें भी बनाई थी। कहीं टोल टैक्स भी नहीं था किसी सड़क पर, देखा कभी पहले। लेकिन जब हमारी सरकारों ने अपने आप को अमीर कहना शुरू कर दिया तो टोल टैक्स भी लग गए और बड़ी एजुकेशन के दावे करने शुरू करे, तो ये अपने प्राइवेट के स्कूल भी, और यहाँ तक के हरियाणा में अब मेडिकल एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है। और इसी का नतीजा है कि हरियाणा के बहुत सारे बच्चे और देश के बच्चे यूक्रेन जा फंसे, और हमारे जैसे व्हाइट कलर कभी कभार ये भी कह दे वहां के आधार लेने गए थे पढ़ने, यहाँ नहीं पढ़ सका थे, मजबूरियां थी। एक 5वां हिस्सा फीस है वहां, बढ़िया नेटवर्क सेटअप अच्छा है, सुविधाएं ज्यादा है, तो क्यों नहीं सरकार ये नहीं सरकार से सवाल नहीं कर दे भैया मेडिकल एजुकेशन हरियाणा के अंदर या हमारे देश में क्यों नहीं है, सस्ती फ्री क्यों नहीं है। तो मैं सवाल करना सीखो, बराबरी की तरफ अपने समाज को ले जाने के लिए अगर हम प्रयासरत रहेंगे, इसका मतलब है कि हम भगत सिंह के आदर्शों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पालन कर रहे हैं, हमें वो याद है। तो इतनी की बात कहूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए। तो भविष्य में एक साथियों को सलाह है, और मैं ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से एक तो धन्यवाद भी करूंगा, साथियों ने बुलाया, अपना समय दिया। लेकिन अगर इतनी गैदरिंग कोई विद्वान हमारे जैसे विद्वान नहीं है ना, जो जानकार हैं भगत सिंह की इसकी फिलॉसफी के, अगर वो हमें सिखाते तो इतनी गैदरिंग के लिए एक बहुत बेहतर अवसर था। और भविष्य में अगर शहादत दिवस मना रहे हैं तो जन्मदिन भी जरूर मनाइए, और हम कोशिश करेंगे उसको मनाया जाएगा। और सितंबर के अंदर किसान मोर्चे ने मनाया, तो हम भी ये किसान मोर्चे का भी कार्यक्रम, आज संयुक्त किसान मोर्चे का भगत सिंह का शहादत दिवस, भगत सिंह का तीनों शहीदों का शहादत दिवस मनाया जाए। तो आगे हम इसको जारी रखें इन्हीं शब्दों के साथ। जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद। आज के शहीदी दिवस के अवसर पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी जिला के प्रधान सोमनाथ जी, हमारे किसान सभा के और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता धर्मपाल चौहान जी, हमारी CITU की नेता सरवती जी, और हमारे ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर करण सिंह जी, ये भी जो लेफ्ट मूवमेंट है उसके ऑल इंडिया लेवल पर नेता हैं, डॉक्टर्स IMA, इंडियन डॉक्टर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमें नाम इसलिए याद नहीं रहते ना, क्योंकि मिलते तो हैं लेकिन कई बार हम नाम की चर्चा नहीं करते, काम की चर्चा ज्यादा हो जाती है। और हमारे बीच में रामेश्वर जी, मंच संचालन कर रहे हमारे जोश सिंह जी, और हमारे बीच में बहुत से साथी नेता बैठे हैं। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि किसी का नाम रह गया तो साथी जरूर इतराज करेगा कि मेरा नाम रह गया। साथियों, इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं 2-3 नारे लगाऊंगा और उनका मैं उम्मीद करूंगा
क्या मुट्ठी बंद करके जवाब देंगे। सबसे पहला नारा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये 3 नारे मैंने क्यों लगाए, अब मैं इसका जवाब दूं। पहला नारा इनकलाब जिंदाबाद, ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा है जो भगत सिंह ने हमें दिया था। और भगत सिंह का ही दूसरा नारा है समाजवाद जिंदाबाद। और तीसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, जिसको आज हम भुगत रहे हैं, लगातार भुगत रहे हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, और अब ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये भी साम्राज्यवाद की देन है। अब आ जाते हैं हम भगत सिंह के विचारों के ऊपर। भगत सिंह के विचारों को यदि पढ़ भी लेते हैं, लेकिन समझना आसान नहीं है। समझने के लिए दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। मैं भगत सिंह के विचार में बहुत से साथियों ने बातें रखी हैं, लेकिन एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि 5 मई 1930 को अदालत में भगत सिंह का बयान क्या था, ये जरूर हमें सुनना चाहिए। 5 मई 1930, क्योंकि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। और भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए क्यों पेश किया, अदरवाइज वो भाग भी सकता था, क्योंकि जो 2 बिल पेश किए गए थे असेंबली में, क्योंकि कानून लोकसभा असेंबली में बनते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल, ये था पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पर जनता की आवाज दबाना चाहती थी अंग्रेज सरकार, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल का नाम दिया था। दूसरा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो आज भी मोदी सरकार लागू कर दिया। ये 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी, ये श्रम कानून जो बदल रहे, ये यही है औद्योगिक विवाद अधिनियम। मजदूर कोई हड़ताल या अपनी आवाज न उठा सके, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहती थी उस समय की ब्रिटिश सरकार। उसका विरोध करने के लिए उन्होंने असेंबली में बम धमाका किया था 8 अप्रैल 1929 को। और उसके बाद नवभारत टाइम में अगले दिन खबर छपी थी कि कम्युनिस्टों ने असेंबली में बम फेंका। ब्रिटिश सरकार उनको कम्युनिस्ट बोल रही है, और भगत सिंह बात करते हैं देश की आजादी की। और वर्तमान जो सरकार है, ये भी आंदोलन जीवियों को कम्युनिस्ट बोलते हैं। ये कहते हैं ये जो कम्युनिस्ट है ना, अर्बन नक्सल, ये आंदोलन जीवी, ये आज की सरकार भी यही बोल रही जो अंग्रेज बोला करते थे। तो ये जो हम भारत के लोग क्या चाहते हैं, 5 मई 1930 को जो भगत सिंह ने जो कोर्ट में, न्यायालय में जो बयान दिया था, उसकी ये मैं बताना चाहता हूं। साम्राज्यवाद एक बड़ी डाकेजनी के अलावा कुछ नहीं। साम्राज्यवाद मनुष्य के हाथों, मनुष्य और राष्ट्र के हाथों, राष्ट्र के शोषण का चरम है। साम्राज्यवादी अपने हितों और लूटने की योजनाओं को पूरा करने के लिए न सिर्फ न्यायालयों एवं कानून का कत्ल करते हैं, बल्कि भयंकर हत्याकांड भी आयोजित करते हैं। अपने शोषण को पूरा करने के लिए जंग जैसे खौफनाक अपराध भी करते हैं। जहां कहीं लोग उनकी नादिरशाही शोषणकारी मांगों को स्वीकार न करें या चुपचाप उनकी ध्वस्त कर देने वाली और घृणा योग्य साजिशों को मानने से इनकार कर दें, तो वह निरपराधियों का खून बहाने से भी संकोच नहीं करते। शांति व्यवस्था की आड़ में वे शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। ये 5 मई 1930 को भगत सिंह ने कहा था, और आज ये हम खुद भुगत रहे हैं। ये आंगनवाड़ी की महिलाएं, या आशा वर्कर, या और भी जो आंदोलन करें, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, क्या बोलती है सरकार? किस प्रकार से महिलाओं को पकड़ पकड़ के सड़कों पर घसीटा गया। ये आजादी के इतिहास में कई बार घट चुका, लेकिन अब उससे भी कहीं खतरनाक रूप में। नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन बेटी बचाओ के नाम पर, बेटी पढ़ाओ के नाम पर वास्तव में बेटियों का गला घोटना चाहते हैं। आंकड़े जितने आ रहे हैं उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के बारे में मोदी क्लीन चिट देता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध घट गए हैं। अभी कल की घटनाएं हैं, बंगाल में 8 महिलाएं जिंदा जला दी गई। आपने सुना होगा, खबर आई है। तृणमूल का एक नेता, उसकी हत्या हुई, क्यों हुई जांच का विषय है, लेकिन 8 महिलाएं जिंदा जला दी गई। इसी प्रकार यूपी में अभी 1-2 दिन की घटना है, बाकायदा लाइसेंस ले रखा खाल उतारने का, मरे पशुओं को उठाने का। उस ठेकेदार ने अपने आदमी उन मरे हुए पशुओं को गाड़ी में डाल के भेजे, बाकायदा कागज पत्र हैं, लेकिन वही है कि ये जो बजरंग दल, हिंदू परिषद और ये जो एक्सेट्रा, जो योगी और मोगी के जो ये गुंडा दल हैं, इन्होंने उनके ऊपर हमला किया और उनमें एक की हत्या भी कर दी। हमारे देश में मॉब लिंचिंग क्यों है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये भगत सिंह का 1930 को जो उसमें कोर्ट में जो बयान है, ये साबित करता है। ये मॉब लिंचिंग बाकायदा सरकार के इशारे पर सत्ता में बैठे लोग करवाते हैं। और सीधी सी बात है, ये जो सत्ता में जिस समय बैठे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में दंगे करवाए, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा और भी बहुत से दंगे हुए। अभी भी दंगे करवाने की साजिश है। जो ये हरिद्वार में ये जहां पर ये संसद कर रहे हैं ना, ये धर्म संसद के नाम पर क्या कर रहे? देश में स्वायत्त दंगे भड़काने के, कई मुसलमानों को मारो। और अभी भी आ रहे हैं हमारे पास के योगी 25 तारीख ने वो शपथ लेंगे, और 25 के बाद तैयार हो जाओ ये मुसलमान, कि इनको सारी मस्जिदों को हम देखेंगे। तो ये जो हमारे देश में हो रहा है, क्या ये 1930 में या उससे पहले, ये तब भी अंग्रेजों की चाल थी, लेकिन हमारे देश के भी कुछ लोग इसके लिए इस चाल में शामिल थे। और आज भी हमारे देश में जो सत्ता पे काबिज लोग हैं, हमारी लोकसभा में जहां भगत सिंह की तस्वीर है, भगत सिंह का चित्र फोटो है, उसके साथ सावरकर, उसका भी लगा दिया, सावरकर का भी। अब बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सावरकर का उस षड्यंत्र में शामिल है जो महात्मा गांधी को मारा गया। नथुराम गौडसे की पूजा करते हैं, यही मोदी नथुराम गौडसे की भी पूजा करता है, और साथ में गांधी की फोटो पर भी मतलब मत्था टेक लेता है। जब आया संसद में प्रधानमंत्री के बनने बाद, तो संसद में आकर न वहां से मत्था टेक किया था, और हम समझ गए थे महावीर ने मत्था टेक दिया ना, समझो संसद गई। तो यह संसद जो है, और यह हमारे खट्टर वाली जो विधानसभा है, मैं इसको इसीलिए कह रहा हूं कि भगत सिंह की शहादत क्यों हुई, आज भी बहुत से लोग शहादत दे रहे हैं, बेकसूर जेलों में पड़े हैं। तो इसने कौन बैठाया था वहां पर सबसे ऊंचे सिंहासन पर? इन्होंने कहा था कि ये जो देश है ना, धर्म से चलेगा। कौन से धर्म से चलेगा? ये जो बाबे वाला धर्म है, बाबे का क्या धर्म है, उनकी मौज है, बाकी उनकी सेवा करो। मनुस्मृति संविधान होगा, और मनुस्मृति का मैं आज इसलिए जिक्र कर रहा हूं, जिस समाजवाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह का नारा था, उस मनुस्मृति क्या है? जो ये महान संस्कृति की बात करते हैं ना, महान संस्कृति में दलितों के अंगूठे काटे गए। उसी महान संस्कृति में जो दलित महिलाएं थी, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उसी महान संस्कृति में सबसे पहला जो बच्चा पैदा होगा, वो नंबूदरी जो होगा, नंबूदरी ब्राह्मण से होगा। तो मतलब महिलाओं की क्या स्थिति थी? और ये महिलाओं की बात करते हैं, तो यही तो संविधान लागू करना चाहते हैं। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में हमें समाजवाद का शब्द लिखा, उसमें धर्मनिरपेक्षता का शब्द लिखा है, लेकिन राज्यसभा में इसी बीजेपी के आरएसएस के लोग अभी प्राइवेट बिल लेके आए कि संविधान से समाजवाद और ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाओ। और अभी ये कोरोना काल में किताबों में से ये कहकर, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई, हम सिलेबस कर रहे हैं कम 30%, उस सिलेबस में से क्या हटाया? उस सिलेबस में से हटा रहे हैं लोकतंत्र, उस सिलेबस में से हटा रहे हैं समाजवाद,
उस सिलेबस में तो हटा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता। तो किसको लेना चाहते हैं? ये लेना चाहते हैं यहाँ पर कि ये ऊंच नीच बनी रहे। और अभी आप देख रहे हो देश में असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ तो अंबानी अडानी के मुनाफे अरबों संपत्ति होगी, और एक तरफ हम जो मजदूर मांगते हैं वो क्या है कि 1500 और 750 देते हुए भी अभी 3 महीने से 105 दिन हो गए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। अभी किसानों के बारे में भी तो साथियों, मैं जो बात कर रहा कि ये जो सब देश में जो मतलब लागू कर रहे हैं, कभी पानी पिलाने पर भाई पानी पिलाना पुण्य का काम है। अभी पानी का जो खर्चा है ना कितना ये बढ़ता जा रहा है। 1,18,000 करोड़ के लगभग पानी पे खर्च हो रहा है। कौन पे कर रहा? पीने वाले तो पे कर रहे। जब जाते थे ना कहीं चाय पीने के लिए तो वहां कहते भाई पानी तो पिला दे, अब चले जाओ, पहले तो 20 रुपए की धरी बोतल मिलेगी, वो ऐसा पानी गिलास का नहीं लेवागा। तो अब पुण्य है, ये बाजार बन गया। पहले क्या था, कुछ अच्छी बातें भी थी कि रोटी खिलाने को पुण्य मानते थे कि भाई 2 आदमी आ गए, किसी भगवान का है। लेकिन अब 2 आदमी चले जाओ तो सोचा यार ये तो मुसीबत आएगी, क्योंकि बाजार बन गया। तो ये बाजारवाद जो है ना, ये बाजारवाद, ये पूंजीपति और ये साम्राज्यवाद इन्हीं की देन है। 2 बातें कहना चाहता हूं। ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कुछ जो हम टीवी देखते हैं, टीवी बिकाऊ है। टीवी किसकी बात करेगा? वो राज सत्ता के साथ की बात करेगा, राज सत्ता जो चाहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ टीवी वाला ने दिखाई देता कि चीन ने हमारी कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी कह रहा नहीं, ना कोई आया है न कोई गया है, और टीवी जुट गया इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी कह रहे, वो सब कह रहे सैटेलाइट से तस्वीरें आ गई, चीन अंदर आ गया, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं पंजाब गया था, धन्यवाद चन्नी जी, मैं जिंदा वापस आ गया। टीवी चल पड़ा, सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक। रखा थी वह चूक, हमने तो बता दे। सारी तो मशीनरी उसकी बचाओ में लग रही। 12 करोड़ की गाड़ी आएगी जिसकी 1.5 टन की तो खिड़की है, वो नहीं खुलती, उसके लिए भी RDX लगाना पड़ा है। और वो जा रहे कितने 9,000 करोड़ के, और राफेल रूफूल पता नहीं क्या कुछ खरीद गया। और जब ये यूक्रेन से बच्चे बचाने की बात आई ना, तो वहां लाख रुपए जो ना देने पड़े, वहां भी गए। फिर जहाज वहां बिठा क्या कर रहे, वहां फौजी भेज देने, फूल दो। फिर मैंने कहा मोदी जिंदाबाद। ये हो रहा हमारे देश में। तो ये किसके लिए हो रहा? मतलब क्या एक व्यक्ति इस देश को चला रहा है? लोकतंत्र कहाँ है फिर? ये यूक्रेन और रूस का युद्ध, ये भी समझने की जरूरत है। अब अमेरिका हमारे देश में जितनी भी पॉलिसियां रही, ये IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, उसकी आ रही IMF की। और IMF का नेता है यो अमेरिका, और वो जहां भी ऋण देता है ना, अपनी शर्तें लाता है। और उन शर्तों में है कि सब्सिडी खत्म करो। गैस के सिलेंडर की होली ना सब्सिडी खत्म, 50 रुपए बढ़ गया और बढ़ेंगे। तेल की भी अब सब्सिडी खत्म, किसानों को खाद पर सब्सिडी मिलेगी वह भी खत्म, बच्चों की पढ़ाई में जो छूट दे रही सरकार वह भी खत्म। फिर बात आ जाती है सरकार क्या करेगी? सरकार ना चलावेंगे ठेकेदार, सरकार को चलाएंगे अंबानी अडानी, बिजली अडानी की, और ये इंटरनेट अंबानी के। कुछ रामदेव का सामान जो है, रामदेव भी बड़ा लाला हो रहा। बाकी और बचा क्या भाई? किसानों की जमीन छीनने के लिए लगे हुए थे, बची नहीं अभी भी। मतलब कानून तो वापस हो गए, लेकिन कैथल में, कुरुक्षेत्र में, 8 मंडियों में बाकायदा जो अनाज जाना था मंडी में, मंडी की बजाय वो अडानी के जो गोदाम बन रहे ना डंड में, वहां जाएगा, बारदाना नहीं दिया गया। फिर कहां बच गया भाई? शिक्षा में 8 साल तक के बच्चे को टीचर नहीं पढ़ाएगा, कौन आएगा पढ़ाने के लिए? यहाँ जो इनके RSS के बना रखे ना, का संस्कृत का ज्ञान दिया जाएगा। भाई संस्कृत का ज्ञान तुम ले लो,
हमें तो जो भाषाओं का ज्ञान, जो किताबी ज्ञान है, इसके साथ वैज्ञानिक ज्ञान चाहिए। सारी दीवारों में लिख दिया गुरुकुल, अब प्राइमरी में गुरुकुल शिक्षा आएगी। भगत सिंह पढ़ाई की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, ये गुरुकुल शिक्षा कौन सी देने की बात करते हैं। गुरुकुल में चले जाइए भाई, इतना बड़ा तो छोटा होगा, फिर गले में को फंदा सा डाल देंगे जिन्हें जिन्हें बोला है। अब डाल लो भाई, फिर गोबर स्नान भी कराएंगे क्योंकि गोबर से का बीमारियों का इलाज होगा, फिर मंत्रों से इलाज होगा, अपना नहीं करेंगे। गाय पर गोबर पर रिसर्च करेंगे तो ये पढ़ाएंगे गुरुकुल में, तो फिर कहेंगे आओ तुम निर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर भारत के नाम पर नया ढोंग रचा जा रहा है। तो साथियों, बात लंबी हो जाएगी, मैं अपील करता हूँ भगत सिंह को पढ़िए। मेरे पास ये छोटी सी किताब है और इसमें है उस मोड़े हुए पन्ने से आगे। भगत सिंह ने वो पन्ना जो मोड़ दिया था ना, जिस समय फांसी पर जाने लग रहा था और कहता अब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जा रहा है। लेनिन ने क्रांति करी थी रूस में, तभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था, नहीं वोट डालने का अधिकार नहीं था। और आज भी ये जो हम याद कर रहे हैं, दुर्गा भाभी को क्यों नहीं याद करते भाई? क्या उसकी कुर्बानी नहीं है? भगवती चरण वोरा जो इनका साथी था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो मतलब जो संगठन था इसका, भगवती चरण वोरा की कम कुर्बानी नहीं है, दुर्गा भाभी कम कुर्बानी नहीं है। जिस समय लाहौर से निकले ना ये सैंडर्स को मार के, तो दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनी और बाकायदा ये अंग्रेज बनकर वहां से निकले थे। ये कुर्बानी कम नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं। ये मोदी सुभाष चंद्र बोस को याद करता है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल को क्यों नहीं याद करता, जिसने झांसी रानी रेजिमेंट उस समय, जिस समय आजाद हिंद फौज बनी, उसमें थी वो। सहगल ढिल्लो शाहनवाज जो नारा लगाइए, क्यों नहीं मोदी इस नारे को लगाता है? क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता है। तो इसलिए साथियों, भगत सिंह को यदि मतलब समझ रहे हो तो भगत सिंह का तो एक ही नारा था, दुनिया भर के मेहनत एक हो जाओ। और ये जाति और धर्म को एक तरफ रख दो उठा के। आवाज उठ रही है क्या कि जब भी ये सर्वे होगा ना, आएंगे ये सर्वे करने के लिए, उसमें हम अब जाति का जिक्र नहीं करेंगे। हमारी जाति, हम मानव हैं, इंसान हैं। हम ये जो जाति धर्म के नाम पर जो बांट रहे हमें, इसके हम खिलाफ हैं। और बाकायदा जिस समय संविधान बनने लग रहा था, उस समय भी आवाज आई थी कि जाति को खत्म करना है ना, तो इनको फ्री कर दो, जिसकी मर्जी जिस मर्जी जाति में शादी करे, जाति बंधन तोड़ो। जाति बंधन तभी टूटेगा। जातीय बंधन इतना कठोर हो रहा कि एक जाति से दूसरी जाति में चले जाना तो समझो आफत आएगी। हत्याएं बनवाया। उससे पहले जो वहाँ का जो राष्ट्रपति था, वो कुछ ऋण लेना चाहता था अपनी शर्तों पर, लेकिन अमेरिका चाहता था मेरी शर्तों पर। और उन शर्तों पर जब उसको ऋण नहीं दिया गया, उसका तख्ता पलट करवाया गया अमेरिका द्वारा और जेलेंस्की को बिठाया गया। और जेलेंस्की को अमेरिका अपने नाटो में शामिल करना चाहता है, मतलब उस यूक्रेन को। और नाटो का मतलब है अमेरिका की फौज रूस के सिरहाने बिठाना। और 750 अड्डे हैं अमेरिका के पूरे दुनिया में। ये जर्मनी, जापान, फ्रांस, इनमें अमेरिका के अड्डे हैं, जो से अमेरिका के फोर्सेज हैं, वहां से अमेरिका के सारे पे कहीं भी हमला कर सकती हैं। तो रूस ने ये देखते हैं, ये तो मेरे सिर पर आकर बैठ गया, क्योंकि रूस के टुकड़े करवाने में भी अमेरिका का हाथ है। तो इसलिए यह लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ है। लेकिन अब ये भी नहीं कहते कि रूस का हमला ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान हो। हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते। और अमेरिका युद्ध के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक मंदी तब मिटेगी जब उसके हथियार बिकेंगे। और इसीलिए हमारे देश में भी 75,000 के लगभग कर्मचारी हैं जो हमारे ये जो इसमें काम करते हैं, जो ये हथियार बनाते हैं, जो इसमें उनके ऊपर भी कानून लागू कर दिया। और हमारे पर भी है, जो हड़ताल करेगा 1 साल की कैद, और जो उनको कहेगा कि हड़ताल करो 2 साल की कैद। और ये हमारे लिए भी ना खट्टर न बना रखा कभी गलत फहमी में। इसलिए इन चीजों से सावधान रहिए। हम इकट्ठे रहेंगे तो कानून उन्हीं के पास पड़े रहेंगे, कागज के टुकड़े। और जब वे बिखर गए तो फिर कानून हमारे गले पर आ जाएंगे।
नहीं तो सड़कें जाम कर करके कोई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सड़कें जाम नहीं करने, लेकिन किसानों ने कर दी और कल परसों हमने भी कर दी। भाई ये जनता की ताकत है, जनता की ताकत में मोदी भी लंबा हो जाएगा, खट्टर भी लंबा हो जाएगा। इसलिए जनता को जोड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद। धन्यवाद।